हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ चुके हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम लेके, जो कि वन शॉट में ही हम सारी चीज को कवर करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम समझने वाले हैं जैव प्रक्रम को। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम का मतलब जानेंगे कि भाई ये जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ में जीवन की प्रोसेस में प्रक्रियाएं, मतलब जीवन की वे सारी प्रक्रियाएं जो एक जीव करता हो, एक सजीव करता हो, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि आखिर भाई सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। अब आप बोलोगे आप भी कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सजीव और निर्जीव, जिसमें जान हो, जो चल रहा है उसको सजीव कहते हैं, जो नहीं चल रहा उसको निर्जीव कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, क्योंकि अगर कोई इंसान मान लीजिए सोया हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है, मैंने पूछा क्या ये सजीव है, तो आप कहोगे भाई ये चल नहीं रहा, तो मतलब आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो एक निर्जीव है। बट ये वो निर्जीव नहीं होता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, सजीव और निर्जीव के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये कोई आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं सजीव और निर्जीव को उससे पहले बता रही हूँ, क्योंकि आपको वही सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो जो एक सजीव होता है उसके कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट किए गए हैं जिससे आप जान पाओगे कि ये चीजें सजीव हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जनन। अगर उसमें जनन की क्रिया हो रही है तो वो एक जो है क्या है, सजीव है। और दूसरा पॉइंट है वृद्धि। अगर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है तो वो एक सजीव है। अगर उसमें उत्सर्जन की क्रिया हो रही, भाई उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, तो भी वो एक सजीव है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई जीव सजीव है या फिर निर्जीव है। अब इसमें आपके पेड़ पौधे भी आते हैं भैया, सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब आप कहोगे कैसे भाई, वो तो चलते नहीं है, वो तो देखते नहीं है, वृद्धि करते हैं कि नहीं, इसमें के कोई सा भी पॉइंट्स अगर मिल जाएगा तो आप जान जाना वो चीज सजीव है। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, कवर क्या करना है। तो हमें नहीं पता ये वीडियो कब तक बनेगी, ठीक है, लेकिन आई होप मैं जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं देखूंगी पोषण का। तो पोषण में हम पोषण देखेंगे, पोषक तत्व देखेंगे, पोषण के प्रकार देखेंगे, इनकी विधियां देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और मनुष्य में पोषण देखेंगे, पौधों में भी पोषण देखेंगे। एंड सेकंड हम पाचन देखेंगे। अमीबा में पाचन, जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है आपका, पिछली बार भी पूछा गया था बोर्ड में, तो इस बार भी वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप तैयार रहिए ताकि जैसे ही पेपर में आपका आ जाए तो आप बिल्कुल फोड़ के आ जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद श्वसन, चाहे वो मनुष्य का श्वसन हो और चाहे वो पेड़ पौधों का हो, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। श्वसन पथ को भी कवर करेंगे। एंड परिसंचरण जो है हमारा रुधिर के बारे में सारी चीजें हैं उसको भी पढ़ेंगे। एंड उत्सर्जन है वो भी एक वीडियो में हम पढ़ लेंगे, जिससे आपको कहीं भी इधर उधर जाना ना पड़े, ठीक है। तो अब ये बहुत सारी बातें हो गई। अब हम देखेंगे आखिर पोषण क्या है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, पहले समझेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन रटने से आपको पेपर में नहीं आने वाला। आपके दिमाग में कितना गया है, आपने क्या समझा है, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। आप भोजन करते हो, आप कहोगे आप भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, भोजन भोजन तो हर कोई करता है भाई। आप भोजन करते हो, चलो भाई, वो भी संतुलित भोजन, ये नहीं भाई टिकिया चाउमीन कुछ भी खा लो। संतुलित भोजन की बात हो रही है। आपने भोजन किया, उसमें क्या है, पोषक तत्व है, सॉरी यहाँ पे क्या है, पोषक तत्व है। अब भाई संतुलित भोजन करोगे तो उसमें प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ETC बहुत सारी चीजें उसमें जो होंगी संतुलित भोजन में, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आप क्या भाई, इसी भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं इनका ऊर्जा के रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आई होप आप लोगों ने कुछ पॉइंट समझे होंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन से इसको और कवर करते हैं। भोज्य पदार्थ में उपस्थित, यहाँ पे देखिए, भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन ही पोषण कहलाता है, ठीक है। तो आपके जो भी भोजन है, जो भी आप खा रहे हैं, उसी को भोज्य पदार्थ कहा जा रहा है। उसमें जितने भी तत्व उपस्थित हैं उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे पोषण कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पोषक
तत्व, आखिर ये पोषक तत्व क्या है? तो भोज्य पदार्थ में जो तत्व पाए जाते हैं, तत्व मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, वसा बताया, प्रोटीन बताया, ठीक है। तो ये सब जो तत्व हैं वही क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं। तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो तत्व पाए जाते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। अब भाई ये भी समझ में आता है कि आखिर जो ये पोषण हो रहा है ये स्वयं भी हो रहा है एंड दूसरों पर भी हम लोग निर्भर हैं। तो यहीं पे हम स्वपोषी एंड परपोषी देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा के हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम आगे देखते हैं कि आखिर ये स्वपोषी कौन होता है और ये परपोषी कौन होता है। तो स्वपोषी का एक नाम और है जिसको हम स्वपोषण भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका एग्जाम में स्वपोषण भी लिख कर आता है। और परपोषी को हम परपोषण एंड विषम पोषी भी कह सकते हैं, फिर विषम पोषण भी कह सकते हैं। तो स्वपोषी से डायरेक्टली आपको समझना है, स्वयं मतलब स्वयं, स्व जो लिखा है उसको मतलब स्वयं, या फिर आप कह सकते हो भाई खुद। जो खुद मतलब अपने भोजन का इंतजाम कर रहा हो, जो खुद अपनी जो है भोजन की तैयारी कर रही हो, उसी को क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। जो खुद से अपने भोजन को बनाए उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब ये तो ठीक है, आप तो डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप एग्जाम्पल देकर समझाते हो तो वो चीज जल्दी से सबको समझ में आ जाती है। तो जो एग्जामिनर होंगे तो वो भी अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप उसको एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में आप लिखोगे इसमें हरे पेड़ पौधे। अब आप कहोगे भाई हरे पेड़ पौधे क्यों लिख रहे हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुद से अपना पोषण करे उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं या फिर स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे। एंड यहाँ पर आप एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे पॉइंट टू रिमेंबर, कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसको आप थोड़ी देर बाद अभी पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ोगी, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अभी कैसे बनाते हैं सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। एंड जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। देखिए हम डायरेक्ट आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है, और आपको शाम तक इसी चैप्टर के MCQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपका एक चैप्टर पूरा एक दिन में खल्लास हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ये आपका एक नंबर तैयार कर देता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही आता है कि स्वपोषण निम्न में से क्या है, उत्पाद दिया रहेगा, उत्पादक दिया रहेगा, उपभोक्ता दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, उत्पादक पे क्या लगाना है, टिक लगाना है। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। एंड परपोषण में क्या करता है, पर मतलब दूसरे, पर मतलब दूसरे, जो दूसरे पर निर्भर रहता हो उसी को क्या कहते हैं, परपोषण। जैसे आप जानते हो कि हम मनुष्य भी हैं, क्या है, दूसरों पर निर्भर है, तो उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे जीवों को जान लीजिए, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसमें हमारे क्या आते हैं, जीव आते हैं, ठीक है। सजीव नहीं, जीव आते हैं, क्योंकि सजीव तो पेड़ पौधे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ जैसे सबके फेवरेट्स के आधार पे सबको बांटा गया कि आखिर किसको क्या पसंद है, तो उसको इस नाम से बुलाया जाएगा। तो यहीं पे आप समझोगे, क्या समझोगे, शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी। तो यहाँ पे मैं लिख के समझा देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बस मिटाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देंगे। और एक चीज आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है कि इसको हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम उपभोक्ता कहेंगे। तो ध्यान दे दीजिएगा, ये एक नंबर में आ सकता है। परपोषी को आप उपभोक्ता कहेंगे एंड जो स्वपोषी होगा उसको आप उत्पादक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शाकाहारी, भाई यहाँ पे हम देखेंगे शाकाहारी, एंड यहाँ देखेंगे मांसाहारी, एंड यहाँ देखेंगे सर्वाहारी। बहुत ही सिंपल है भाई, इसलिए मैंने इसको मतलब फटाफट से बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड अभी आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर में आने वाले। तो शाकाहारी, जो साग सब्जी का सेवन करते हैं उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। तो आपको एग्जाम्पल क्या देना है,
एग्जाम्पल ये देना है कि बकरी को कभी आपने कुछ अन्य चीज़ें खाते हुए देखे नहीं, आपको क्या कर घास खाते हुए दिखाएंगी, पत्तियां खाते हुए दिखाएंगी, मतलब ये शाक सब्जियों पर निर्भर होते हैं। एंड मांसाहारी में शेर ले लो आप, चीता ले लो, ये सारी चीजें क्या होती है मांस, मतलब मांस ही खाते हैं, ये हमेशा ही मांस खाते हैं, हमेशा की बात हो रही। एंड यहाँ पे अब एक चीज सर्वाहारी मीन्स कॉमन आ गया। कॉमन मतलब क्या, ये भोजन भी खा रहे हैं एंड ये क्या कर रहे हैं, मांस को भी खा रहे हैं। तो जैसे हम मनुष्य हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो नहीं खाते, ये तो गलत है भाई। तो मनुष्य की बात की गई है, पार्टिकुलर एक लोगों को नहीं कहा गया कि आप ही सर्वाहारी हैं, सबकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने सर्वाहारी को मनुष्य की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आपके 2 ही नंबर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्वपोषण से एंड परपोषण से। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि पोषण की विधियां, आखिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, वो क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आएगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं पोषण की विधि। मतलब हमने ये तो देख लिया कि शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी क्या होते हैं, एंड अब हम देखेंगे पोषण की विधि या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार से हम बताएंगे कि आखिर जो जीव है वो कैसे अपना भोजन किससे किस माध्यम से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी या फिर आप मृतपोषी भी कह सकते हैं, एंड तीसरा है आपका प्रेडिसम जिसको पूर्ण जैवीय कह सकते हैं या फिर पूर्ण जांतविक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्ण जांतविक। तो आप ये सारे नाम भाई याद रख के चलिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में कोई सा भी नाम आ सकता है, फिर वही होगा कि आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पोषण की 3 विधियां, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर मृतपोषी, प्रेडिसम पूर्णजैवीय या फिर पूर्ण जांतविक। अब परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी मतलब दूसरों पर वो जीव जो है निर्भर हो लेकिन उसे जान से ना मारता हो। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, फिर से एक बार समझिए। कम ऑन, यहाँ पे क्या लिखा है, परजीवी मतलब कोई जीव है वो दूसरे जीव पर निर्भर है, उससे अपना पोषण कर रहा है लेकिन उसको जान से मारता नहीं है। मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया, जू दे दिया, जोक दे दिया। अब यहाँ पे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं भाई जो जोक होता है वो इंसानों को मार देता है, बट ये बिल्कुल गलत है। जोक इंसानों को मारता नहीं, बस उससे क्या करता है, पोषण लेता है, उसके बाद वो डायरेक्टली छोड़ देता है। तो परजीवी में यही होगा कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होगा लेकिन वो क्या करेगा, उसको मारेगा नहीं, उसे जान से मारेगा नहीं। एंड मृतोपजीवी मतलब वो सड़े गले चीज, मृत मतलब मरे हुए, मतलब मरे सड़े गले चीजों पर जो निर्भर हो उसको कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, उसको मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हमारे क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए मतलब विषाणु हो गए, हमारे कवक हो गए जिसको हम फफूंदी भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब कोई चीज खराब हो गई उस पर निर्भर रह के अपना पोषण कर रहे होंगे। एंड लास्ट और थर्ड है प्रेडिसम जिसको पूर्ण जैवीय या फिर पूर्ण जांतविक कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझे कि मनुष्य, एग्जाम्पल जब आपको दे देंगे तो आप समझ जाओगे, मनुष्य या फिर एक अमरवेल होता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन ये निकलता है कि अमरवेल निम्न में से किस पोषण की विधि है। तो यहाँ पे परजीवी दिया रहेगा, मृतोपजीवी, प्रेडिसम दिया रहेगा, तो आपको करेक्ट लगा के आना है प्रेडिसम। अब कैसे भाई, इसमें यह होता है कि पहले अंतर्ग्रहण मतलब पहले चीजों को खाया जाता है फिर बाद में उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसको पचाया जाता है। तो मनुष्य भी पहले चीजों को खाता है फिर पचाता है। एंड जो यहाँ पे अमरवेल एक पेड़ होता है वो भी क्या करता है, पहले खाता है उसके बाद चीजों को पचाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक अमीबा भी आपका हो जाएगा। अमीबा भी क्या करता है, पहले ऐसे बना रहता है, अमीबा की संरचना ऐसे होती है, पहले ये भोजन को कूटपात द्वारा लेता है, अभी आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद क्या करता है, अंदर जाके तब कोशिका द्रव्य में जाकर विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब हम डायरेक्ट देखेंगे ये मनुष्य में जितने भी आपके पोषण थे मैंने पढ़ लिया। अब मैं आपको पौधों में पोषण बता रही हूँ, बिकॉज सजीव में ये सारी चीजें आती है तो आपको पौधों का भी पढ़ना पड़ेगा एंड मनुष्यों का भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम पौधों के पोषण पे चलते हैं। सो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पौधों में पोषण। ठीक है, तो पौधों में पोषण जो है हमारा, वो डायरेक्ट आपका शॉर्ट में आ जाता है या फिर कभी कभी किसी भी बोर्ड में लॉन्ग में भी आ जाता है। बहुत ही कम लॉन्ग में देखने को मिलता है, शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो पौधे में पोषण कौन समझेंगे, या इसमें स्वपोषी होता है। अब मैंने पहले ही बता दिया, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं भाई वो स्वपोषी होते हैं, वो खुद पर निर्भर होते हैं, खुद की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, मतलब क्रिया होती है, ये आपका पॉइंट टू रिमेम्बर था। एंड अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसमें कैसी क्रिया होती है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो वैसे उन लोग भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वो अपनी सारी क्रियाओं को करते हैं, उनका भोजन तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम में हमें लिखना कैसे है ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को बता रही हूँ कि आपको ये शॉर्ट में जो आएगा तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा उसका परिभाषा। क्या देने पड़ेगा भाई, परिभाषा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको किस चीज में ये क्रिया हो रही है, मतलब आपको स्थान बताना पड़ेगा। स्थान बताने के बाद आपको कितने समानों की आवश्यकता हो रही है, मतलब अवयव बताना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट में आपको सारे चीजों को ऐड करके जैसे कंक्लूजन होता है वैसे आपको सारी चीजों को ऐड करके क्रिया विधि बतानी है। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी वे में यूं ही आपको मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, बस 4 चीज आप रिमेंबर करके चलिए। अगर इसमें से कोई सा भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपको शायद पूरे नंबर ना मिले। ठीक है, तो परिभाषा, स्थान, अवयव, क्रिया विधि। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा को लिख दिया। परिभाषा मैंने क्या लिखा है भाई, यहाँ पे समझिए सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पत्ती है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो सौर ऊर्जा आ रही है उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब आखिर ये कर कौन रहा है भाई, आखिर ये कौन इतना बहादुर है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक में बदल रहा है, तो वो करता है हमारा क्लोरोफिल। अभी मैं समझाती हूँ कि कैसे क्लोरोफिल कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं मिटाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे बताती हूँ क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, क्या एक मैंने पेड़ बनाया ऐसे ही बिल्कुल, और यहाँ पे पत्तियां बनाई, और ये जो बीच में इसके होता है, यहीं पे होता है हमारा हरित लवक। क्या होता है भाई, हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये छोटी छोटी चीजें आप पत्ती में देखेंगे, छोटे छोटे होंगे बिल्कुल, अभी जाके देख लो वही चीज है। इसमें हम पाए जाते हैं पर्णहरिम, जिसे बोलते हैं पर्णहरिम। और इसको हिंदी में अगर कहें, मतलब नॉर्मल हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्लोरोफिल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ की संरचना बनाई, इसमें मैंने एक पत्ती बनाई जो कि मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये क्या है, हमारी पत्ती है, और पत्ती के यहाँ जो बीचों बीच में होता है ये हरित लवक होता है, और हरित लवक में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो पर्णहरिम होते हैं, मीन्स दैट ये क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या हुआ भाई, क्लोरोफिल का काम होता है पत्तियों को रंग देना, हरा करना उसको, तो क्लोरोफिल का काम यही होता है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी हमारा क्लोरोफिल ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल के 2 काम हुए। एक तो हमारा हुआ भाई रंग देने का, यानी एक हमारा ये वर्णक है, और एक हमारा क्या है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यही जो डेफिनेशन है, ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ये कहलाता, मतलब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोफिल ही हमारा क्या करा रहा है, चेंज करवा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, एंड स्थान मैंने बता दिया कहाँ है, हरित लवक में, यहीं पे ही आपका भोजन बनेगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया भाई, सूर्य का प्रकाश आया तो डायरेक्ट यहीं पे जाएगा, और उसके बाद ये हमारा क्या कहलाता है, पौधों का रसोई घर भी कहलाता है। कौन रसोई घर, हरित लवक कहलाता है। यहीं पे ही आपका पौधों का भोजन बनता है, मतलब ये सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, अब यहाँ पे अवयव को हम देखेंगे। तो अवयव क्या है भाई, पहली चीज तो अवयव हमारे क्लोरोफिल ही हो गया,
और दूसरी चीज आपका CO2 हो गया, तीसरी चीज आपका H2O हो गया, भाई बिना पानी के कुछ संभव ही नहीं है, जल ही जीवन है। एंड फोर्थ हमारा क्या हो गया, हमारा सनलाइट हो गया, बिना सनलाइट के तो कोई काम ही नहीं होने वाला, तो ये सनलाइट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। कमान एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में ही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। अब इसके भाई क्या स्थान देखेंगे, स्थान हमारा हरित लवक है। अब इसके अवयव देखेंगे, CO2 है, H2 है, क्लोरोफिल है एंड हमारा सनलाइट है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसकी क्रिया विधि पे आते हैं। तो क्रिया विधि क्या है, इसको पहले हम मिटा के यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ जी भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि में यही है कि आपका क्या होता है, जब जैसे ये पेड़ है हमारा, इन्होंने क्या किया, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया। उसके बाद बाहर से जितने भी CO2 एक मनुष्य दे रहा है उसको ये ले लेते हैं। कौन ले रहा है, यही जो क्लोरोफिल सारा काम कर रहा है, यही सारे CO2 को इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद जब CO2 को इकट्ठा कर लेता है तो इसका बनता है C6H12O6, ये चीज बनती है। और यही आपका क्या होता है, जल का अपघटन होता है। क्या होता है यहीं पे आपका, जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है। और तब जाके आपको यही तगड़ी बात मिलता है। मैंने तगड़ी बात क्यों लिखा, क्योंकि एग्जाम में ये आपका 1 मार्क में आने वाला है, 2 मार्क में भी आ सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तगड़ी बात से याद कर लेना है। ठीक है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, आपका 6 CO2 है प्लस 12 H2 है। देखिए पहले CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन लिया और मैंने इसको सनलाइट दिया, और क्लोरोफिल तो मैंने पहले ही बता दिया। तब ये जाके बना C6H12O6 प्लस CO2 और प्लस हमारा 6H2O, हमारा क्या हुआ, इसका अपघटन हो गया। आई होप ये समझ में आ गई होगी। पूरी क्रिया विधि मैंने यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर दिया। पौधों में पोषण। अब हम देखेंगे पाचन के बारे में। तो सबसे पहले हम अमीबा में पाचन देखेंगे, उसके बाद हम मनुष्यों में पाचन देखेंगे। तो चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं, अमीबा में पाचन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्राणी संपोषण में आ रहा है। और प्राणी संपोषण में क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है फिर पाचन होता है, और मनुष्यों में पहले अंतर्ग्रहण होता है फिर पाचन होता है। इसलिए हम अमीबा का भी पाचन देखेंगे और मनुष्यों का भी पाचन देखेंगे। तो अमीबा के पाचन में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप फटाफट से लिख दो। क्या 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है कि यह एक कोशिकीय जीव है। पिछली बार ही एग्जाम में आ गया था भाई, इसलिए इस बार लिख लो आप, यह एक कोशिकीय जीव है। हर बार रिपीटेड पे आए हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिखा रही हूँ, ये हर बार रिपीटेड पे आते हैं कि यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर बने हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता ना हो, एक कोशिका से मिलकर बने हो। और एक चीज याद रखिए, यूकैरियोटिक, ये एक यूकैरियोटिक भी है। ठीक है, यूकैरियोटिक, तो ये भी आप पॉइंट टू रिमेंबर में याद रखिएगा। अब हम इसके पाचन के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब पॉइंट्स हमें याद रहेंगे तो मैं आराम से हम लोग बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले अंतर्ग्रहण। देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण हो रहा है, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर भाई क्या होगा, बहिक्षेपण होगा। तो अंतर्ग्रहण में क्या लिखना है, जैसे भाई पहला चीज हम देखेंगे अंतर्ग्रहण में, ये मैंने बनाया अमीबा कुछ इस तरीके से। इसमें हमारा पाया जाता है केंद्रक, ठीक है, और केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद अंदर में कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे आप भूलो ना, और एंड अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिका द्रव्य। अब देखिए इसमें क्या करता है, अमीबा अपने भोजन को किसी ना किसी चीज से पकड़ता होगा। किस चीज से पकड़ रहा है भाई, कूटपात से। जैसे हम लोगों के हाथ होता है, अगर कोई भी चीज आती है हम ऐसे ले लेते हैं, पकड़ लेते, खा लेते हैं उसको, तो उसी तरह अमीबा जो होता है उसके पास एक कूटपात होता है जिससे वो भोजन को क्या करता है, पकड़ता है। उसको पहले धीरे धीरे उसके पास जाएगा, ऐसे 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 धीरे धीरे उस भोजन को पकड़ता है। ठीक है, तो पहली क्रिया यही होगी, क्या होगी, अमीबा कूटपात के माध्यम से अपने भोजन को लेता है। एंड दूसरा है हमारा पाचन।
पाचन अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज और, ये पहले का फिगर आपको बनेगा, ये अगर लॉन्ग में आ रहा है भैया तो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक तो जरूर ध्यान से देखिएगा। एंड दूसरे में आपको क्या बनाना है, दूसरे में ये बनाना है कि ये पाचन कर रहा है तो यहाँ पे कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं का मतलब ना सीधा सीधा आप क्या करोगे, रिक्तिकाओं का मतलब बुलबुला से आप समझ लो, मतलब जैसे ही भोजन अंदर आया, जैसे ही भोजन अंदर आया कुछ रिक्तिकाएं इनको घेर लेती हैं, तुरंत ऐसे कुछ रिक्तिकाएं घेर लेती हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बुलबुले बनने लगते हैं और अचानक से ही गायब हो जाते हैं। मतलब जब ये पूरा पच वच गया, आराम से सारी चीजें हो गई, इसमें वृद्धि वगैरह, ये आराम से गायब हो जाता है। तो इसलिए इस रिक्तिकाओं को हम खाद्य रिक्तिका तो कहते ही हैं, खाद्य रिक्तिका तो कहते ही भाई, लेकिन साथ साथ इसको अस्थायी रिक्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी रिक्तिका, मतलब ये कभी भी गायब हो जाता है, कोई पता नहीं। जिस तरह ये अमीबा अस्थायी है, कभी इस तरह से होगा कभी उस तरह से होगा, ठीक उसी तरह हमारा ये रिक्तिका होती है। आई होप आपने सेकंड वाले ग्राफ को समझ लिया होगा। एंड थर्ड वाले में क्या होगा, एंड थर्ड वाले में हम देखेंगे अवशोषण। अब अवशोषण में आपको क्या समझना है कि अब तो खा लिया भाई, अब इसको फैलाना है चारों तरफ, ठीक है। तो थर्ड वाला फिगर आपका ऐसे बनेगा, देखो फिगर सारे अलग हैं, इसमें कूटपात का फिगर बना है, इसमें आपका रिक्तिका का फिगर बना है, एंड थर्ड आपका अवशोषण होला। अवशोषण का मतलब यही होगा कि जब खाए भाई तो जो एंजाइम निकले, जो प्रोटीन निकले उसमें, तो वो सारी जगह फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, हाँ जी भाई बिल्कुल फैलेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर हम और बनाएंगे, इसके डेफिनेशन को मैंने बोल दिया है तो आप इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पे एक रिक्तिका पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका, जिसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं, जो कि क्या करती है, भोजन अंदर जैसे ही ग्रहण होता है उसको चारों तरफ से एक बुलबुलों की भांति घेर लेती है और अस्थायी रूप से कभी गायब हो जाती है, मतलब किसी भी समय गायब हो जाती है। एंड थर्ड में आप क्या देखोगे, थर्ड आपका केंद्र, सॉरी यहाँ पे आपका हो गया केंद्रक, केंद्रक सब जगह एक ही रहेगा। एंड यहाँ पे आपका हो गया कोशिका द्रव, तो ये तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड अब आता है अवशोषण की बारी, तो यानी आपका भोजन है, अब ये चारों तरफ क्या कर रहा है, फैल रहा है, चारों तरफ फैलाने का काम, मतलब ये अवशोषण हो रहा है। तो भोजन का चारों तरफ फैलना ही हमारे अवशोषण की क्रिया कहलाती है। इसमें लिखोगे आपकी अमीबा में भोजन का चारों तरफ फैलना ही अवशोषण कहलाता है। एंड फोर्थ नंबर पे आप देखोगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में आप ये जान जाओ वृद्धि हो रही है, जैसे आपने भोजन को लिया खाया, अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मतलब और सारे अमीबा यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो ये सारी चीजें दिख रही हैं और सारे अमीबा बन रहे हैं, ये आपका केंद्रक ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रक्रिया में अमीबा की वृद्धि होती है और वही शेपड़ में लास्ट में, इसी में मैं बता दे रही हूँ, वही शेपड़। तो इसमें क्या होता है, जो ये अमीबा दिख रहा है आपको, ये कहीं से भी एक जगह से फट जाता है, ये अस्थायी होता है, ये नहीं कि एक जगह की यहीं से फटेगा, कहीं से भी एक जगह से ये फट जाता है और इसके बाद ये पुनः नहीं बन पाता है। जब ये स्वांगीकरण की, जो इन्होंने स्वांगीकरण किया हो, जो मतलब जनन किया हो, वही सारी चीजें फिर रह जाती हैं, उसके बाद ये पुनः एक अमीबा नहीं बन पाता, वो फट जाता है और वहीं से ये नष्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अमीबा में पाचन समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा। और यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से समझा दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यह एक कोशिकीय जीव है एंड ये यूकैरियोटिक होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव में पाचन, एंड फिगर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो फिगर पे ज्यादा फोकस करिए। तो चलिए अब हम मानव में पाचन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने अमीबा में पाचन को तो देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे मानव में पाचन। कहीं कहीं पे आपका तंत्र दिया होगा, मानव पाचन तंत्र दिया रहेगा। तो आखिर मैं आपसे पूछूं, आखिर ये तंत्र क्यों दिया रहता है? तो तंत्र इसलिए दिया रहता है कि कहीं यहाँ पर पार्टिकुलर एक अंग काम नहीं कर रहा, बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, मुख हो गया, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको तंत्र नाम दे दिया गया है। जैसे आप अगर कोई एक लोहा उठा लोगे तो उसको लोहा कहा जाएगा, लेकिन अभी लोहे से आप कोई मशीन बना दोगे तो उसको पार्टिकुलर एक मशीन कहने लगते हैं, उसको लोहा नहीं कहते। तो ठीक उसी तरह जो हमारा तंत्र होता है, ये बहुत सारे अंग काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको तंत्र का नाम दिया गया। ठीक है, तो मानव में पाचन को देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर पाचन क्या है। आपने रोटी ली, रोटी को क्या किया, तोड़ा और उसके बाद उसको खाया, तो वो बड़े अणु थे और उनको छोटे छोटे अणु में कतर देते हैं, एकदम कुतरन जैसे एकदम कतर डालते हैं, उसी को क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। तो रियल डेफिनेशन देखते हैं, भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड इसके आप
6 भाग होते हैं। पाचन के क्या होते हैं? 6 भाग होते हैं सॉरी तो यहाँ पे अब देखेंगे ये 6 भाग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले भोजन हमारा मुख में जाता है, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार। यहीं पे आपका ग्रास नली मैंने बता दिया ना, यहीं पे आपका आहार नली होता है। आहार नली में क्या होता है, यहीं पे थोड़ा सा टॉपिक है आहार नली का, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आहार नली मतलब क्या होता है? मुख से पूरे गुदाद्वार की यात्रा। ये मुख से आपके गुदाद्वार की जो भी यात्रा होती है इसी को आहार नली कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के इसके 6 भाग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मुख को उठाएंगे। भाई मुख में क्या होता है? 3 चीजें आपने नॉर्मली देखी होंगी, 2 ही चीजें देखी होंगी, एक दांत और एक जीभ देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिसको कहते हैं लार ग्रंथि, और इसी में लार रस का श्रावण भी होता है। अभी इसको इन डिटेल जानेंगे, ठीक है। अब दांत को हम समझेंगे। तो भाई दांत क्या करता है? चबाने का काम करता है। करता है कि नहीं भाई? करता है, बिल्कुल, ये चबाने का काम करता है। अब ये दांत कितने होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है आपका? कृंतक होता है, एंड नेक्स्ट आपका रदनक होता है, रदनक फर्दर आपका होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, एंड होता है आपका चवर्णक, ठीक है। अब ये क्या करता है आपका? ये क्या करता है? तो ये काटता है। जो कृंतक होता है ये काटने का काम करता है। कोई भी आप रोटी खा रहे हो उसको काट रहा है। एंड जो रत्नक होता है उसको चीड़ फाड़ देता है एकदम, मतलब जो चीज नहीं कट रही है उसको चीड़ फाड़ देता है। एंड जो आपका अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है ये पीसने का काम करता है। जो एकदम लास्ट में बने नहीं रहते 4 दांत, वही पीसने का काम करता है, ठीक है। एंड जीभ क्या करता है भाई? आपका जीभ क्या करता है? स्वाद ही बताता है। बहुत ही अच्छा ये है, स्वाद बताता है। तो कैसे स्वाद बताता है? तो सबसे पहले आगे का जो होगा वो आपको एकदम आगे का जो पतली एकदम पतला है, मतलब यहाँ की चीज, जो ये क्या करता है? ये तीखापन बताता है। उसके बाद आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये आपको क्या बताएगा? नमक वाली मीठी वाली चीज बताएगा। जो भी आप मीठी चीज खा रहे हो इसके थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद इससे और थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये आपको क्या कहेगा? नमकीन चीजें बताएगा। इससे और थोड़ा ऊपर जाओगे, मतलब बीच में जब जाओगे तो ये आपको खट्टी चीजें बताएगा। इसलिए जब आपको खट्टा लगता तो आप ऐसे करते हो, तो इसलिए आप करते हो इससे। और लास्ट में आपका क्या होता है? जो यहाँ पे पहुंचता तो आपको कड़वा बताता है। इसलिए अगर आप कड़वी चाय पी लेते हो, लास्ट में आपको लगता है अरे भाई ये बहुत कड़वी थी, दवाई पी लेते हो बड़ी कड़वी थी, तो ये चीजें होती है। अब लार ग्रंथि को हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे बना दिए, जरा सा देख लीजिए क्या है। लार रस का श्रावण होता है, मतलब लार ग्रंथि में लार रस का श्रावण होता है। और यहाँ पे एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है टॉयलिन एंजाइम, ठीक है। और ये 3 जोड़ी होता है। अब एक इंटरेस्टिंग की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंटरेस्टिंग की बात ये बताती हूँ कि ये 3 जोड़ी होती है। इसका नाम है हमारा SMG है, SLG है एंड PG है। ये तीनों इसके नाम है, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नीट में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें कि जो लार ग्रंथि होती है इसमें तो 600 से लेकर 1000 ग्रंथियाँ होती, बट मुख्य आपकी 3 ही जोड़ी होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब हम समझेंगे ग्रास नली एंड अदर, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रास नली है। तो ग्रास नली वेरी इजी, सबसे अच्छा तो मुझे ग्रास नली ही लगता है। कुछ नहीं करना है, बस मुख से हमारे क्या करते हैं, अमाशय तक का जो पाइप की संरचना ऐसे बनी होगी, आपको फिगर में दिख रहा होगा ग्रास नली, तो उसी को क्या कहेंगे? ग्रास नली कहते हैं। मतलब भोजन को मुख से लेकर अमाशय तक ले जाने की क्रिया हमारे ग्रास नली की होती है, ठीक है। एंड अब आगे देखेंगे हमारा अमाशय है जो कि हमारा पेट होता है। इसमें हम देखेंगे क्या होता है? स्टमक जे आकार छल्ले की तरह होता है। ये जो हमारा अमाशय होता है ये जे आकार के छल्ले की तरह होता है। पॉइंट टू रिमेंबर आप लिख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि को ही हम जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम क्या है, जठर ग्रंथि हो गया। अब यहाँ पे जठर ग्रंथि में जठर रस का क्या होता है? श्रावण होता है। और ये 3 तरीकों से होता है। 3 तरीकों से क्या होता है देखिए, यहाँ पे हम लिख के बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हमारा पेप्सिन होता है और दूसरी चीज हमारा HCl होता है। उसके बाद आपका म्यूकस होता है जिसको हम श्लेष्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। पिछली बार ये भी क्वेश्चंस आया था कि HCl से हमारे स्टमक की रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस करता है या फिर श्लेष्मा करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा अमाशय क्या है? जे आकार छल्ले का है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में जठर रस का श्रावण होता है। ये 3 तरीके से होता है। एक पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। आप भैया जो भी प्रोटीन
खा रहे हो उसको क्या कर देता है, ये पचा देता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी एक शर्त है कि अम्लीय वातावरण में काम करेगा। अगर आप कोई खट्टी चीज खा रहे हो उसमें प्रोटीन है, तब ये उसमें क्या करेगा, उस चीज को पचा देगा। अभी आप एटीएप्सिन भी पढ़ोगी, वो भी प्रोटीन को पचाएगा, लेकिन उसकी कोई शर्त नहीं होती कि हम अम्लीय वातावरण में करेंगे कि वैसे वातावरण में काम करेंगे। और यहाँ पे HCl, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि आपके स्टमक में HCl पाया जाता है जो कि भोजन को पचाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर HCl आपके हाथों में गिर जाता है तो वो आपके हाथों को जला देता है। तो आखिर इससे कौन रक्षा करता है, आपके पेट का। तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है, जो श्लेष्मा होता है, वही हमारा क्या करता है, रक्षा करता है HCl से हमारे शरीर का। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके बाद गुदाद्वार। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं छोटी आंत को। छोटी आंत के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे सबसे बढ़िया खेल तो यहीं से ही आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, एक तो अग्न्याशय में, अमाशय में थोड़ी चीजें होती है, उसके बाद छोटी आंत, मुख और ग्रास नली तो वेरी सिंपल है। ठीक है, तो सबसे अधिक भोजन का पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक भोजन का पाचन मतलब किस स्थान पे होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। और ये मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब छोटी आंत में भोजन आता है तो ये पहले ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम के बाद ये यकृत में जाता है, अग्न्याशय में जाता है, उसके जस्ट बाद जिजुनम में जाता है, फिर इलियम में जाता है। तो सबसे पहले हम ड्यूडेनम देखेंगे। तो पहले ड्यूडेनम में गया, उसके बाद यहाँ भी दो चीजें पाएगी, एक तो हमारा भैया यकृत पाया गया, एक हमारा अग्न्याशय पाया गया। तो जो हमारा यकृत होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव पाचन की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये जो हमारा यकृत है, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, इसमें हमारा पित्त रस पाया जाता है, पित्त रस, और इसमें पित्ताशय, इसमें पित्ताशय पाया जाता है, सॉरी, इसमें क्या पाया जाता है, पित्ताशय। और पित्ताशय में पित्त रस का मतलब पित्त रस क्या होता है, पित्त रस इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे फिर से कौन ध्यान दीजिए, यकृत जो है इसमें पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस हमारा इकट्ठा होता है। और यहाँ की जो वसा की बड़ी बड़ी कोलिकाएं हैं उसको छोटी छोटी कोलिकाओं में तोड़ा जाता है भाई। तो अब आप कहेंगे भाई ये बड़ी कोलिकाओं को छोटी में क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कोलिकाएं होती हैं और ये पचने में सहायक नहीं हो पाती, इसलिए इसको पहले छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और तोड़ने का काम एमएलसी कृत करता है हमारा, और इसी की वजह से उस वसा का नाम एमएलसी कृत वसा रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारी बड़ी बड़ी कोलिकाएं हैं वसा की, ये हमारे वसा की कोलिकाएं हैं, इसको छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कौन कहलाता है, इमल्सी कृत ये काम हमारा करता है। ठीक है, और इन्हीं वसाओं का नाम इमल्सी कृत वसा रख दिया जाता है। ठीक है, इमल्सी कृत वसा रख दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, अग्न्याशय में जाता है। तो अग्न्याशय को हम समझ लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम, उसके बाद अग्न्याशय की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारा अग्न्याशय में आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अग्न्याशय, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अग्न्याशय। तो यहाँ पे क्या होती है, एक हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है हमारा बाह्य ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को देखेंगे और बाह्य ग्रंथि को देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, हार्मोन को निकालती है, और जो हमारी बाह्य ग्रंथि होती है ये हमारे एंजाइम को निकालती है। ठीक है, अब हार्मोन भाई, इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो निकलता है, इसमें हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है भाई। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। और यही हार्मोन अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो आपको मधुमेह का रोग भी हो सकता है। तो किस प्रोटीन की वजह से आपके, किस हार्मोन की वजह से आपको मधुमेह रोग हो जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखे रहिएगा। अब यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं, तो एंजाइम आपके 3 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज हो गया, एमाइलेज, और हमारा दूसरा हो गया ट्रिप्सिन, और तीसरा हो गया हमारा एटी एप्सिन।
ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एटीएप्सिन। जो हमारा एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एंड जो हमारा मैंने बताया था ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को तो पचाता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं होती कि ये किस वातावरण में काम कर रहा है। तो ये प्रोटीन को पचाता है और ये क्या करता है, वसाओं को पचाता है। एटीएप्सिन हमारा क्या करता है, वसाओं को पचाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मुख पढ़ा, ग्रासनली पढ़ा, अमाशय पढ़ा, छोटी आंत पढ़ा, उसके बाद अब हमें बड़ी आंत पढ़ना है एंड गुदाद्वार पढ़ना है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत में हमारा कुछ भी नहीं है, बस बड़ी आंत में आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें जल का श्रावण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होता है इसमें। तो बड़ी आंत में हम लिखेंगे, बड़ी आंत, इसी में हमारा क्या होता है, दीर्घ रोम पाया जाता है। तो आप ध्यान दिए रहिएगा, कभी ऐसा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दीर्घ रोम किस में पाया जाता है, तो वो बड़ी आंत में पाया जाता है। दीर्घ रोम मतलब इसमें जल का श्रावण होता है, तो कितना आपके शरीर के लिए जल आवश्यक है वही दीर्घ रोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल का अवशोषण, मतलब बेकार जो जल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है एंड जो आपके आवश्यक के लिए जल है उसको क्या किया जाता है, बॉडी में दे दिया जाता है। उसके बाद गुदाद्वार, फिर उसके बाद जो बेकार हमारे पदार्थ सारे पचे हुए हैं उसको क्या करते हैं, गुदाद्वार द्वारा निकाल देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं श्वसन पथ को पढ़ने, और ये मानव में पाचन और अमीबा में पाचन मैंने कंप्लीट किया। अब हम श्वसन पथ को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं श्वसन वाला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट में डायरेक्ट आता है 2 या 4 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो श्वसन क्या है भाई, तो यहाँ पे पहले हम मनुष्यों का श्वसन देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे पौधों में श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भोजन से ऊर्जा का निर्युक्त होना, मतलब आपने क्या किया, पहले तो आपने भोजन खाया, उसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया, तो आपका पोषण हुआ। अब इसके बीच में जो काम हुआ, मतलब भोजन से ऊर्जा को निकाला जो आपने, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जैसे आपने किसी में पावर लगाया, जैसे मैंने ये डेस्टर लिया, इसको मैंने उठाया तो मेरा श्वसन निकला, मतलब सांस निकला, तो इसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है श्वसन तथा सांस लेना में अंतर। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, बट आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। तो श्वसन क्या होता है, यही आपका जो ऊपर वाला डेफिनेशन है यही है, मतलब भोजन का ऊर्जा के रूप में निर्युक्त तो होना ही, निकलना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। एंड सांस लेने में क्या होता है, O2 को हमें ग्रहण करना पड़ता है एंड हमको CO2 को क्या करना पड़ता है भैया, CO2 को हमें निकालना पड़ता है। और उसके बाद ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन की क्रिया, ध्यान रखिए श्वसन की क्रिया भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सांस जो हम लेते हैं वो फेफड़ों में लेते हैं। एंड थर्ड, इसमें हमें ऊर्जा मिलती है। जब भैया हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो हमको ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, लेकिन आज के युवा उसको सोने में बिता रहे हैं उस ऊर्जा को, और यहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, मतलब हमें सांस लेने में हमें कोई भी चीज नहीं मिलती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें का एक टॉपिक और बचा है श्वसन पथ का, तो फटाफट से उसको भी कवर कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम श्वसन पथ को देखते हैं कि आखिर श्वसन पथ क्या है। ठीक है, तो श्वसन पथ में हम सबसे पहले ग्लूकोज देखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के बिना शायद ही हमें एनर्जी मिलती हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्लूकोज को देखेंगे। तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना, सबसे पहले ग्लूकोज क्या कह रहा है, पाइरुवेट। पाइरुवेट एक प्रकार का कण है जो कि क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। जब भी हमारा ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप कहोगे ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्रिया कहाँ पे होती है, ये क्रिया हमारी कोशिका द्रव्य में होती है। ये आपका 1 नंबर ये भी दिला सकता है और 1 नंबर ये भी दिला सकता है। यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे श्वसन। जब ये पाइरुवेट में बदलना, तो ये पाइरुवेट हमारा क्या करता है, एक वायवीय की तरफ जाएगा, एक अवायवीय की तरफ जाएगा, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे अवायवीय है जिसको हम अनाक्षी कहते हैं, यहाँ पे वायवीय है जिसको हम आक्सी, आक्षी मतलब ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हमारे O2 की आवश्यकता है, अनाक्षी मतलब यहाँ पे हमारे O2 की अनुपस्थिति है।
ठीक है, यहाँ पे O2 की हमारी क्या है, अनुपस्थिति है। अब हम क्या करें, देखेंगे कि जो हमारा पाइरुवेट है वो हमारा यहीं से ही ईस्ट में जाता है, एक मांसपेशी में जाता है। ईस्ट क्या है, ये एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। कैसा कवक है भाई, एक कोशिकीय। मैं फिर से बता देती हूं, यहां से एमसी क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। ईस्ट हमारा एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। यहाँ पे हमारा क्या जाता है, यहाँ पे हमारे लैक्टिक एसिड जाता, सॉरी यहाँ पे हमारा ये पाइरुवेट जाता है। उसके बाद हमारी मांसपेशियां हैं। जब ये मांसपेशियों में जाता है, जो ये पाइरुवेट है, जब ये मांसपेशियों में जाता है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है और जिससे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। अब मांसपेशियों में कैसे खिंचाव आ जाता है, जैसे आप देखते होंगे, आप बॉल खेलते होगे या फिर आप क्या करते हो, एक दिन के लिए दौड़ रहे होते हो, तो उस वक्त आपके वहां से क्या करता है, आपके पैर से या फिर हाथ से ऑक्सीजन उस जगह से हट जाता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो आपका अनऑक्सी क्या होता है, क्रिया होती है। तब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है, खिंचाव, वो दर्द होने लगता है। लेकिन जब आप उसे डेली करने लगते हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाता है। ठीक है, एंड वायवीय में देखेंगे हम, ये क्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहां पर जाकर ये CO2 बनाता है, H2O बनाता है और प्लस में 38 ATP अणुओं का निर्माण करता है। ATP अणु मतलब क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा का घर है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा कि अवायवीय में 2 ATP के अणु मिलते हैं और हमारा वायवीय में 38 ATP के अणु मिलते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी 1 नंबर में हमारा ये पूछा जाता है कि ATP का फुल फॉर्म बताइए, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं मानव परिवहन तंत्र पे, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मानव श्वसन तंत्र देख लेते हैं कि आखिर मानव में जो श्वसन होता है वो किन किन विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं भैया, वो नाक से लेते हैं, फिर मुख से, फिर वो ग्रसनी में जाता है, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर डायाफ्राम में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाक से हम लेते हैं। और कभी कभी अगर हमें जुकाम हुआ रहता है, हमारा नाक बंद रहता है, तो ये हम मुख से लेते हैं सांस। ठीक है, तो इसलिए इसको प्राथमिक अंग कहा जाता है। मतलब सबसे पहले तो हम इससे लेते हैं एंड मुख को हम द्वितीयक अंग कहते हैं। तो यहाँ पे MCQ इस दोनों में से MCQ आपको मिल सकते हैं। देखिए MCQ आपको यहीं से मिलेंगे और मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए सब में बताए हैं कि कहाँ से कौन सा MCQ मिलेगा, और हम सामौली वीडियो में भी डाल देंगे कि MCQ के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। अब उसके बाद ये सारी चीजें, यहाँ तक तो चीजें हम ऐसे ही कवर कर देंगे, बिल्कुल इतने में ही, कुछ नहीं लिखा है फिर भी हम कवर कर देंगे। तो नाक क्या है, हमारा प्राथमिक अंग है जिससे हम सांस को लेते हैं। मुख क्या है, प्राथमिक, जब कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम द्वितीयक अंग से सांस लेते हैं। उसके बाद हम जो है बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा नाक है और यहाँ से हमारा O2 आ रहा है। अब O2 आया, हमारा कहाँ गया, सबसे पहले नासा छिद्र में गया, ये हमारा नासा छिद्र है, एंड देन ये हमारा नासा मार्ग है। उसके बाद आपका यहाँ पे है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी के पास आप मुख में पहुंच जाते हैं, ये मुख ग्रसनी हो गया। उसके बाद मुख ग्रसनी से आप कंठ ग्रसनी में। अब भाई ग्रसनी ग्रसनी ग्रसनी, आखिर ये ग्रसनी क्या है, इसका काम क्या है? तो ग्रसनी का काम ये होता है कि जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो वो खाने वाली नली में डाले, आप श्वास ले रहे हो तो वो श्वास वाली नली में डाले। तो ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप लेट के पानी पी रहे हो या फिर खड़े खड़े आप ऐसे ही बिना सांस लिए पानी पी रहे हो, कभी कभी अचानक से आपको खांसी सी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका जो भोजन होता है वो भोजन वाली नली में ना जाकर सांस वाली नली में चला जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमें जल्दी जल्दी खांसी आने लगती है। ठीक है, यही क्रिया होती है इसमें। उसके बाद अब हम श्वास नली को देखेंगे। तो श्वास नली यहाँ पे हम देख लेते हैं, श्वास नली क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पाइप के आकार की सी आकार छल्ले की उपास्थि दिखाई देती है, जो कि 9 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मैंने बनाती 9। इस तरह से आपकी श्वास नली बनी होती है, जो कि सी आकार के छल्ले की होती है और ये उपास्थि होती है। भाई वो उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि ये कहते हैं, वैसे तो हड्डियां भाई बहुत कठोर होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन अगर आप अपने कान का देखोगे, अपने नाक का देखोगे तो ये बहुत ही लचीली होती है और इसी लचीलेपन को हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। और ये कितनी होती हैं? ये 9 होती हैं। ठीक है, अब क्या हुई, ये यहाँ हुआ और यहाँ से ये
डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आपके 2 फेफड़े हो गए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपके फेफड़े हो गए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे भागों में बटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। ये जो बटी हैं इसको हम कहेंगे श्वसनिकाएं। और इसी श्वसनिकाएं के ऊपर ऐसे गोल गोल तरह का आपको फूलता और पचकता हुआ नजर आता होगा। फूलता और पचकता हुआ नजर आने का मतलब है ये है हमारा कूपिका, जो बराबर क्या करता है, जो बराबर ऐसे आपका क्या होता है, पुश और पुल हुआ करता है, जिससे ब्लड जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा हृदय क्या कर रहा है, धड़क रहा है। तो यही काम होता है इसमें। आई होप आपने ये श्वास नली वाली क्रियाएं समझ गई होंगे, ठीक है। अब हम श्वसनी को क्या देखेंगे, जो यही सारी फिगर बनी है ना, ये जो जितनी भी फिगर मैंने बनाया है, इसका फिगर आपको जो है इमेज में दिख भी रहा होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम भाई श्वसनी कहते हैं। उसके बाद हमारा डायफ्राम आता है। डायफ्राम क्या होता है, ये सांस लेने के दौरान जो है बदलता रहता है। जैसे अगर आप सांस लेते हैं ना, तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आप अगर सांस ले रहे हो तो आपका वो क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, फिर आप सांस छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है जब आप सांस लेते हैं, फिर जब आप सांस को छोड़ देते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया होगा। हमने तो ये समझ लिया, अब हम चलेंगे पौधों में श्वसन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमने मनुष्य में तो श्वसन को पढ़ लिया, अब हम पौधों में श्वसन को जानेंगे। तो पौधे, जैसे ये हमारा कोई सब पौधा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है। ये क्या है, छोटे छिद्र हैं। अब इन छोटे छिद्र को ही हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र मतलब आपने सुना होगा स्टोमेटा, ठीक है, इसी को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसको हम रंध्र कहते हैं, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्रियाएं क्या होती है, इसके और खुलने और बंद होने की क्रियाओं को हमें अच्छे से समझना है कि ये कब खुलता है, कब जो है बंद होता है, ठीक है। और पौधों में श्वसन इन्हीं के जरिए होता है। पौधों में, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, पौधों में श्वसन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पौधों में श्वसन किसकी वजह से होता है, तो पौधों में श्वसन रंध्रों की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा पौधों में श्वसन यही है कि इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं, रंध्र को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और पौधों में श्वसन रंध्रों की वजह से ही होता है। उसके बाद यहाँ पे हम वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है, वाष्प का उत्सर्जन मतलब ज्यादा जो पानी है उसी का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे पेड़ में कभी कभी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, जैसे कभी कभी हम हद से ज्यादा पानी डाल देते हैं कि पेड़ जल्दी बढ़ेगा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं होती थी कि जल्दी बढ़ेगा। जितना उसको आवश्यकता होता है उतना ही लेता है, बाकी वो क्या करता है, निकाल देता है। तो जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता भैया, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आया, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके महत्व ये है कि आंतरिक जल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसके महत्व यही है कि ये आंतरिक जल को बाहर निकाल देता है। अब यही जो है हम पढ़ेंगे रंध्र। ये रंध्र हमारे 2 तरीके से होते हैं, मतलब 2 रंध्र होते हैं। एक हमारा सिलित होता है, एक हमारा स्फीति होता है। एक हमारा क्या होता है भाई, एक हमारा होता है शिलित और एक होता है हमारा स्फीति रंध्र, ठीक है। तो ये सिलित क्या होता है, जैसे ये अंदर की तरफ होता है और ये बाहर की तरफ होता है। जो सिलित होता है ये अंदर की तरफ होता है, जो बाहर होता है उसको स्फीति कहते हैं। तो सिलित क्या होता है, ये मोटा होता है, और जो स्फीति होता है वो हमारा पतला होता है। तो ये इसको धक्का जब देता है तो हमारे क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ये जो मैंने बताया है ये आपके पत्तियों में ही होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन पढ़ा। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सिलित होते हैं, एक स्फीति होते हैं। जो सिलित होता है वो मोटा होता है और जो स्फीति होता है वो पतला होता है। तो मोटा वाला आदमी ऑफ कोर्स ही क्या करता है, पतले वाले को धक्का दे देता है और तुरंत हमारे क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, एक अच्छा सा टॉपिक हम देखते हैं मानव परिवहन। और मानव परिवहन, उससे पहले हम एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो भी हमारे अंतर वाले क्वेश्चंस है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, रश्का रुधिर में अंतर, ये सारी चीज़ें आपको शाम वाली वीडियो में मिलेगी। ठीक है, हथियार के साथ हम आपको एमसी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उसमें और इसमें अंतर, वो हम अलग वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो आप शाम वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मानव परिवहन तंत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे मानव परिवहन मतलब हम रक्त को समझेंगे, रक्त को समझ रहे हैं, क्लियर। तो रक्त क्या है हमारा, एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है भैया, एक प्रकार का हमारा ऊतक है, और वो भी कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। अब यहाँ पे तरल मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप रक्त को, ये तो है नहीं कोई पत्थर सा है, वो तो एक तरल ही है ना, तो तरल संयोजी ऊतक हमारा रक्त होता है। अब यहाँ पे रक्त के कुछ प्रकार हैं, रक्त के क्या है भाई, कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारे क्या हो गए, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा मतलब इन सारी चीजों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। और एक हो गया हमारा आरबीसी, और एक हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी, एंड एक हो गया हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्लाज्मा को देखेंगे। जो हमारा प्लाज्मा होता है, ये हमारा क्या होता है, 55% हमारे बॉडी में पाया जाता है, और एक एक पीले रंग का होता है। ये कौन से रंग का होता है, पीले रंग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। एंड जो हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये हमारा 45% बॉडी में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा की संख्या पाई जाती है। तो रेड ब्लड सेल जो है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, ये डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो आरबीसी मतलब जो हमारे ब्लड होते हैं, रेड होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो इसमें अंतर और इसमें अंतर हम शाम वाली वीडियो में देखेंगे। एंड डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये हमारा रंगहीन होता है, और हमारा हीमोग्लोबिन रंगीन होता है, और ये हमारा रंगहीन। और प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे हमें चोट लगी, हम दौड़ रहे थे, कोई बच्चा दौड़ रहा है, गिर गया, चोट लग गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्लड बहता है, उसके बाद थोड़ी देर ही बाद वो क्या होता है, ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड रुक जाता है। तो ब्लड का थक्का बनाने में, मतलब रुधिर का थक्का बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा रुधिर का थक्का बनाता है। आई होप इसको समझ में गए होंगे आप। और मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ये अंतर हम आपको शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हृदय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम गुदाद्वार को समझ के इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझेंगे कि हृदय हमारा क्या है, हृदय के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय क्या है, रक्त को पंप करता है। हृदय का काम क्या होता है, जो हमारे रक्त आते हैं उसको क्या करता है, लगातार पंप करता रहता है। और हमारे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें हमारा 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, इसको मैंने लिख के ही प्रोवाइड कर दिया, और बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैं आपको ये समझाने वाली है कैसे ब्लड जाता है, कैसे होता है। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। 1-2 टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धमनी और सिरा के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे कि धमनी और सिरा क्या है। तो हमारी जो धमनी होती है, इसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, और जो सिरा होता है इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन कहाँ जा रहे हो आप, सुनिए जरा, क्या है, एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, और एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। तो चलिए एक प्लस के माध्यम से हम इस पूरे हृदय के स्पंदन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम उत्सर्जन पे चलकर इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हृदय में कैसे जो है ब्लड आता है और कैसे किस तरह से शुद्ध होता है। तो सबसे पहले महाशिरा CO2 को लेकर भैया बैठी है। तो ये CO2 को लेकर कहाँ जाती है, सबसे पहले दाएं आलिंद में जाती है। आपको जो है हृदय का फिगर दिख रहा होगा, बिल्कुल उसी पे है आपका डिपेंड, बस मैं प्लस के माध्यम से बता रही हूँ। ठीक है, तो CO2 सबसे पहले दाएं आलिंद में जाएगा, और फिर दाएं आलिंद से ही हमारा क्या कहाँ पे जाएगा, दाएं निलय में जाएगा।
अब दाएं निलय से ये फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि ये अशुद्ध रुधिर है, तो ये कहाँ जाता है, अब ये फेफड़ों तक जाएगा। अब भाई अशुद्ध रुधिर किस में बहता है, अब आप कहोगे भैया सिरा में बहता है, लेकिन यहाँ पे धमनी की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सी धमनी अशुद्ध रुधिर को ले जाएगी, जी हाँ, फुफ्फुस धमनी ले जाएगी। तो यहाँ पे हमारी फुफ्फुस धमनी ये क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद से फेफड़ों तक ले जाती है। अब फेफड़ों तक ले गई, अब ये शुद्ध हो गया, अब यहाँ से ये इसके साथ छोड़ दी। अब एक शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से बाएं निलय तक कौन ले जा रहा है, यस बिल्कुल फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा क्या कर रहा है, बाएं निलय में गया, बाएं निलय से बाएं आलिंद में जाता है और बाएं आलिंद से हमारे हृदय में जाता है, ठीक है। और जब हमारे हृदय में जाता है तो वहां पे वहीं से ही क्या करता है, जो हमारा महाधमनी होती है वो पूरे शरीर में हमारे ब्लड को फैला देती है। और यहाँ पे हमारा एक चीज और टॉपिक है कि यहाँ पे दोहरा परिसंचरण भी होता है, मतलब एक बार हृदय में अशुद्ध रुधिर जाता है और एक बार शुद्ध रुधिर जाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखे रहिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको इसको अच्छे से बना के लिख देना है। अब यहाँ पे एक रक्त स्पंदन होता है कि 1 मिनट में रक्त कितनी बार, मतलब कितनी बार हमारा जो है हृदय है वो धड़कता है। तो 1 मिनट में 70 या 72 बार जो है हमारा धड़कता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका स्पंदन किससे मापा जाता है, वो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी रुधिर लसिका में अंतर है और बहुत सारे अंतर हैं, जिसको हम धमनी और सिरा में अंतर है, जिसको हम सामने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अब लास्ट हम चलेंगे उत्सर्जन पर, और उत्सर्जन को पढ़ करके हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए उत्सर्जन वाला टॉपिक को हम देख लेते हैं। चलिए अब हम उत्सर्जन वाले भाग को देख लेते हैं कि मनुष्य में आखिर उत्सर्जन कैसे होता है, और पौधों में भी उत्सर्जन को देख लेते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन क्या है भाई, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन मतलब जो बेकार पदार्थ है उसका क्या करते, निकाल दे, उसी को क्या कहेंगे, उत्सर्जन। तो सबसे पहले ब्रिक, ये सारा खेल ब्रिक का है। अगर आप ब्रिक को अच्छे से समझ गए तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा। अब मूत्रवाहिनी को यूरेटर भी कहते हैं और मूत्राशय की यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। जहां पे आपका यूरेटर इकट्ठा होता है उसी को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। फिर यूरेथ्रा। अब ये सारा फिगर का खेल है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, आपको पता है हमारे पास एक जोड़ी किडनी होती है, मतलब अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास किडनियां होती हैं सेम के बीच के आकार का, सेम बीच के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन MCQ आता है कि सेम के बीच के आकार का निम्न में से कौन है, ब्रिक है, मतलब और भी सारी चीजें दी रहेंगी तो आप ब्रिक पे लगाइएगा। अब यहाँ से फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ चीजें ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे मूत्र मार्ग कहते हैं, या फिर मूत्र मार्ग भी आप कह सकते हो, या फिर आप सॉरी मूत्र मार्ग नहीं, ये मूत्र वाहिनी है, ये हमारी मूत्र वाहिनी है। वाहिनी में जहां से ये बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अब देखिए हमें ब्रिक की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो मतलब क्या होता है, जैसे CO2 जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 जैसे पदार्थ जो चीजें होती हैं वो पेड़ ले लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, मतलब नाइट्रोजन और सारे गैस होते हैं, मतलब जो बेकार होते हैं उसको कौन लेगा। तब ये ब्रिक में जाकर, जैसे छन्नी से चाय को छाना जाता है वैसे ही ब्रिक हमारा क्या करता है, ब्रिक मीन्स किडनी, वो किडनी क्या करती है, उस मतलब मूत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान देता है, उसके बाद अच्छे बेकार पदार्थ को मूत्राशय द्वारा निकाल देता है, और जो भी हमारा सही ब्लड होता है उसको हमारे हृदय के पास ले जाता है, ठीक है। यही क्रिया थी कुल मिला के। ये हमारी किडनी हो गई, मतलब हमारे ब्रिक हो गए, और जो ये नली लगी है मूत्र वाहिनी हो गई। उसके बाद यहाँ से ऐसी कुछ चीजें ऐड होती हैं जिसको हम कहते हैं मूत्राशय, और यहीं पे आपका जो हमारा यूरेटर होता है वो यहीं इकट्ठा होता है, इस तरह से कुछ बना होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मूत्राशय, और इसके निचले वाले पार्ट को हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये चीज, ठीक है। और यहीं पे आप पढ़ोगे नेफ्रॉन एक चीज। तो नेफ्रॉन क्या है, ब्रिक की क्रियात्मक, मतलब क्रिया करने वाली और संरचनात्मक और संरचना देने वाली एक क्रिया है। ये ब्रिक की क्या है, ये ब्रिक की संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक, ये
संरचनात्मक और क्रियात्मक एक संरचना होती है। ठीक है, बस इतना ही कह दें कि जो ये हमारा ब्रिक होता है ये नेफ्रॉन से ही मिलकर बना होता है। तो नेफ्रॉन की संरचना कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत सारी कठिनाइयाँ इसमें लोगों को होती है, लेकिन हम बिल्कुल ईजी वे में इसको समझाने वाले हैं। लेकिन इसको मिटाने के बाद ये समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना को हम बताते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक क्या करना है, इसे कटोरे की तरह बना देना है, एकदम सिंपल, जिसको कुछ भी फिगर ना बनाना आता हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ द्रव हैं आपके, इसको हम कहेंगे वोमेन संपुट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे हमारा, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। ये हमारा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, उसके बाद यहाँ से कुछ लाइंस गई रहती हैं जिसको हम अवरोही चाप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐसे ऊपर की तरफ उठी रहती है जिसको हम अवरोही चाप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कुछ संरचना इसकी बनी होती है और ये नीचे की तरफ इस तरह से आई होती है जिसको हम संग्राहक वाहिनी कहते हैं। और ये हुआ नेफ्रॉन, खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। इतने सारी चीजें याद कर लोगे, आपको नेफ्रॉन में नंबर मिल गया। क्या है, सबसे पहले ये कटोरी जैसी संरचना को हम वुमेन संपुट कहते हैं। इसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये जो यहाँ से पाइप की तरह गया इसको अवरोही, और जो इस तरह से मुड़ गया इसको अवरोही। उसके बाद इसको हम संग्राहक वाहिनी कहते थे। नेफ्रॉन खत्म, कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब पौधे में उत्सर्जन, तो पौधे में उत्सर्जन बिल्कुल ईजी है। पौधे में उत्सर्जन क्या होता है, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा टॉपिक बता दे रहे हैं, बाकी ये ज़्यादा, पौधों में उत्सर्जन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये किसके रूप में होता है, ये आपके गोंद के रूप में होता है, रेजिन के रूप में होता है। ठीक है, जैसे गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, वो सारे उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम में अंतर बचा है, उसको हम जो है साम वाली वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैंने वन शॉट विद कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को कवर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको एक लाइक करना तो बनता है, और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब भी करना बनता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मिलते हैं साम वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।